नमस्कार, आभार, अभिनंदन हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान का। और हमारे आज के मेहमान हैं सर, आप हैं प्रोफेसर मिहिर भोले, सीनियर फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज़ एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि चूँकि मैं गुजरात से आ रहा हूँ, तो गुजरात की परंपरा के अनुसार वहाँ का अभिवादन है केम छो, जी सर। जिसका अर्थ होता है हिंदी में आप कैसे हैं, और उसका जवाब होता है मजामा या शांति। तो चलिए इस शांति के अनुभव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खुशी है आपके कार्यक्रम में एक बार फिर से आने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले हम मिहिर जी, सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपने इस क्षेत्र का चयन किया और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े। देखिए, मेरी तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सारी कुछ इसी शहर में, पटना शहर में हुई है जी। मूल रूप से बिहार का निवासी हूँ, चंपारण से हम लोगों का नाता है। लेकिन मेरी सारी पढ़ाई लिखाई और स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी के लेवल तक सारी यहीं हुई। मैं पटना कॉलेजिएट स्कूल का छात्र था, फिर बाद में वहाँ से मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया और एमए तक की पढ़ाई मेरी वहीं हुई। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। फिर मेरा जो आरंभिक जो प्रोफेशनल लाइफ की जो शुरुआत थी वो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पटना एडिशन के साथ की थी। करीब 4-5 साल में उसके साथ जुड़ा रहा 1986 से। उसके उपरांत फिर मैं दिल्ली चला गया एक पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए। कुछ दिनों वहाँ रहने के बाद से फिर जब मैं 1992 में जब मैं NID अहमदाबाद गया तो तब से वहीं पे रह गया। लेकिन बिहार आना जाना होता रहता है और साल में मेरे 1-2 तो यहाँ पे आने जाने का सिलसिला बना रहता है, ट्रिप्स होती रहती है। और उस तरीके से मैं बिहार और गुजरात के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने की जो जज्बा है वो लेके मैं यहाँ पे आता हूँ, ताकि लोग समझ सकें कि कितना बड़ा, कितना विशाल देश है हमारा और कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो हमारे जैसे लोग जो अपने प्रदेशों से बाहर चले जाते हैं, उनका एक कर्तव्य ये भी बनता है कि जब आप वापस आएँ तो वहाँ की चीज़ों को, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की चीज़ों को अपने प्रदेश में लेके जाएं, वहाँ के बारे में बताएं। और जब फिर आप वापस जाएं तो अपने प्रदेश की चीज़ों को वहाँ के, तो ये कनेक्शन है लोगों को। और मुझे लगता है कि हम सारे देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि बहुत विशाल देश है हमारा और इसकी बड़ी सांस्कृतिक विविधताएं हैं और इसको कैसे हम जोड़ के रख सकते हैं। तो इसमें क्या छोटे छोटे प्रयास से क्या कर सकते हैं, तो ये एक भावना रहती है हमारी अंदर से। सर, आपने इस क्षेत्र का चयन किस तरह से किया? जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने अपनी शिक्षा इंग्लिश लिटरेचर में की, तो किस तरीके से आपका रुझान इस क्षेत्र की? देखिए, अब मैं कहूँ तो मेरा NID जाना तो एक्सीडेंटल था जी। और लेकिन जब मैं NID पहुँचा तो निश्चित रूप से मुझे ये लगा कि ये एक बहुत ही विशिष्ट किस्म का संस्थान है और इसकी जो भूमिका है भारत के औद्योगिक निर्माण में और मुख्य रूप से वो बड़ी अहम है। और उसने और आने वाले दिनों में मुझे ये लग रहा था कि शायद इसकी और भूमिका जो है बढ़ती चली जाएगी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए, इसकी आर्थिक प्रगति के लिए, इसकी टेक्नोलॉजिकल और डिज़ाइन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश मुझे वहाँ पे लगी। तो एक दफ़ा जब मैं उसके साथ जुड़ गया, चूँकि डिज़ाइन विषय मेरा नहीं था लेकिन वहाँ रह के मैंने इतने सालों में जो सीखा लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए वगैरह वगैरह, तो उस अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा और तब फिर डिज़ाइन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक परिपक्व हुई हमारी। और हुआ यूँ कि जब आप, चूँकि मैं इंटरडिसिप्लिनरी टीचर हूँ, तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि अलग अलग जो विधाएं हैं, अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, उसको आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। और एक इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ डिज़ाइन आप डिज़ाइन के साथ सोशल साइंस को, ह्यूमैनिटीज़ को, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैनेजमेंट, ये सारे जो अलग अलग विषय हैं
उनको कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। जी सर। तो मेरी जो अपनी क्षमता विकसित हुई वो एक इंटरडिसिप्लिनरी टीचर की हो गई। जी जी सर। फिर मैंने अपना पीएचडी जो किया वो, चूँकि स्टूडेंट तो मैं इंग्लिश लिटरेचर का था, लेकिन मैंने पीएचडी करने के लिए सोशल साइंस की तरफ रुख किया और फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में मैंने सेप्ट यूनिवर्सिटी, जो भारत की एक बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसको स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ से मैंने वो की अपना पीएचडी किया। और फिर मुझे लगा कि डिज़ाइन एक ऐसा विषय है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, और वो अकेले अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कनेक्शंस होते हैं अलग अलग विषयों के साथ। आप अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसका एक समाज के साथ जुड़ाव है, उसका अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव है, उसका पर्यावरण की समस्याओं के साथ जुड़ाव है, अर्बनाइजेशन जिस पे हम शायद आज चर्चा करें उसके साथ जुड़ाव है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों के साथ जुड़ाव है। और डिज़ाइन अपने आप में एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें समस्याओं का समाधान, निदान हम ढूंढते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे विषयों की जानकारी की ज़रूरत होती है। तो ये आने के बाद फिर मैंने सीखा और उसको विकसित करने की कोशिश की, और जितना भी मेरी क्षमता के अनुसार जितना मैं कर सका मैंने उसको पूरा किया। मिहिर जी, अगर डिज़ाइन की बात करें, खासकर आम जनता के बीच में इसकी जानकारी की बात करें, तो यह सिर्फ एक कार, इमारतें या कपड़ों पे बने डिज़ाइन तक या चित्र तक ही सीमित है, लेकिन मूल रूप में अगर वास्तविकता में इसकी बात करें, इसके मूल अर्थ की, तो यह एक सोच होती है। तो डिज़ाइन एक सोच है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम उसको कहते भी हैं, डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं आज के समय में। वो डूइंग एंड थिंकिंग, ये दो एस्पेक्ट हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो पहले सोचते हैं फिर आप करते हैं। तो अब इस प्रक्रिया में आपका करना पहले करके सोचना है या सोच के करना है, तो ये दो उसके नज़रिए हो सकते हैं। कई दफ़ा आमतौर पे हम ऐसा करते हैं कि हम पहले कुछ कर जाते हैं और फिर उसके बाद में सोचते हैं कि हमने क्या किया। तो वो एक एनालिसिस का प्रोसेस है कि हमने जो किया वो सही किया, गलत किया। तो वो प्रक्रिया अपनी जगह पे एक एनालिटिकल प्रोसेस है, वो सही है। दूसरी प्रक्रिया ये हो सकती है कि पहले हम करने के पहले सोचें कि हमें करना क्या है। तो फिर उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम किस चैलेंज के साथ डील कर रहे हैं। उस चैलेंज को डील करने के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हैं। क्या वो हम टेक्नोलॉजी से दूर कर सकते हैं, क्या हम एस्थेटिक से दूर कर सकते हैं, क्या हम पूरे सिस्टम के लेवल पे सोच करके सिस्टम्स थिंकिंग जो डिज़ाइन में हम बात करते हैं उसके लेवल पे दूर कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है थिंकिंग जो है वो तो बहुत एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है, एस्पेक्ट है डिज़ाइन का, और उसको छोड़ करके आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डिज़ाइन थिंकिंग प्रीसीड्स डूइंग। तो वो सोच करके करना ज़्यादा बेहतर होता है, तभी हम अच्छे समाधान निकाल सकते हैं, वरना समाधान तो कोई भी निकाल सकता है। बिल्कुल सर। जैसा कि डिज़ाइन एक थिंकिंग है, तो सर इसके क्या क्या पर्पस या रेलेवेंस होंगे? देखिए, सोच का मतलब ये नहीं है कि आप एक दार्शनिक सोच की अवस्था में चले जाएं। सोच का मतलब है कि जो भी समस्या जिसके साथ आप जूझ रहे हैं उसके बारे में सोचना, और फिर ये सोचना कि फिर इसका निदान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब फर्ज कर लीजिए, जैसे हम लोग आगे बातें करेंगे उस पर, जिस पे मेरा काफ़ी काम मैं करता रहता हूँ, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है और उसकी जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, या पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन, ये सारी बातें मैं करता हूँ। तो उसमें मूल रूप से देखना ये होता है कि अगर आप शहरीकरण के किस पहलू से आप जूझ रहे हैं। आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत मेट्रो भी है, उसके अंतर्गत बसें भी हैं, उसके अंतर्गत आपको सड़कों का जाल भी है, नेटवर्क है, मोबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने इनको किस तरीके से आपस में कनेक्ट किया है, एक दूसरे से जोड़ा है, ताकि जो लार्जर पर्पस ऑफ मोबिलिटी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये आसान हो जाए। तो इसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 बसें चला दी सड़क पे। अगर आप 100 बसें चला रहे हैं तो आपको सड़क पे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी सड़क की क्षमता उतनी है कि नहीं, वो उतनी बसों को, उतने पब्लिक व्हीकल्स को कंटेन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो हमको एक लार्जर फ्रेम में सोचना पड़ता है, फ्रेमवर्क में।
तो मुझे लगता है डिज़ाइन थिंकिंग का जो बिल्कुल सर। नज़रिया है वो उसी की बात और करता है। कहते भी ऐसे कि अर्बनाइजेशन इज द मॉडर्न रियलिटी, और डिज़ाइन और अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल है बिल्कुल। डिज़ाइन का। तो क्या तालमेल है इन दोनों में, इसकी कुछ जानकारी दें। देखिए, जितना कुछ मैंने समझा है, मैं थोड़ी सी एक बड़ी भूमिका में रख के फिर मैं छोटे छोटे मुद्दों पे आऊँगा। हम कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ग्लोबल साउथ एक टर्म है जो अर्बनाइजेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। उसका अर्थ होता है, मूल रूप से इशारा ये है कि वैसे देश जो एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इसके जो वैसे देश हैं, वैसी कंट्रीज़ हैं जो जिनका कॉलोनियल पास्ट रहा है, जो एक ज़माने में उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन का जो एक फॉर्म है, जिस तरीके से शहरीकरण हुआ है, वो अपने आप में वेस्टर्न अर्बनाइजेशन से डिफरेंट है, वो अलग है थोड़ा। चूँकि हमारे कॉलोनियल पास्ट रहा है, औपनिवेशिक इतिहास रहा है, तो दो चीज़ें यहाँ पे साथ में हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो शहरों का एक कहते हैं कि उसके विकास की दो प्रक्रियाएं मूल रूप से, एक नेचुरल ग्रोथ है, अपने आप से पॉपुलेशन बढ़ती है, और दूसरा माइग्रेशन है कि बाहर से लोग आते हैं। तो ये चीज़ें बड़े आप कहिए कि असंगठित रूप से, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ग्लोबल साउथ में वो देखने को मिलती हैं, जिसका कि हिस्सा भारत भी है। अब दूसरी एक उसके साथ जुड़ी हुई जो बात है, वो भी कुछ आंकड़े भी मैं देना चाहूँगा कि जो अर्बन पॉपुलेशन का 75% जो है वो ग्लोबल साउथ में है, यानी कि एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ सबसे तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपको ताज्जुब होगा जान करके। भारत में अर्बनाइजेशन की रफ्तार जो है अब वो 33% के करीब है। अब 33%, 33% ऑफ 135 करोड़ हम कहते हैं, लेकिन रियल टाइम पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है। अब ये आने वाले कुछ ही वर्षों में ये 50% हो जाएगी, तो आधी आबादी भारत जैसे देश की, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, अगर वो अर्बनाइज हो गया तो आपके चैलेंजेस कितने बड़े हो जाएंगे। तो फिर आपको अभी से सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि पूरी अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, अर्बन सिस्टम को हम किस तरीके से तैयार करें, ताकि न कि सिर्फ आज बल्कि आने वाले वर्षों में भी उसकी समस्याओं को वो समझ सके और उसके अनुरूप अपने को तैयार कर सके। सो प्रिपेयर्डनेस जो है वो शुरू से होनी चाहिए। ये नहीं कि जब समस्या खड़ी हो गई तो हम उसका निदान ढूंढ रहे हैं। मिहिर जी, अभी अभी आपने जिक्र किया कि हमारे देश की जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो 33% है, और कुछ ही समय में आने वाले कुछ सालों में यह 50% होने की संभावना है। तो जैसे जैसे यह शहरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होंगे इस शहरीकरण के लिए? देखिए, पहले इस बात को थोड़ा सा, चूँकि ये आंकड़ों का भी मामला है और बिना आंकड़े के हम समझ नहीं सकते हैं, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। अब 90 के दशक में जब अगर मैं सिर्फ अपने शहर की ही बात करूँ, पटना जहाँ हम बैठे हैं आज, 90 के दशक में जब मैं इसको शुरुआती दौर में जब मैं छोड़ के गया था, तो ये करीब तकरीबन कोई 10 लाख की आबादी वाला शहर हुआ करता था। आज ये 20 लाख की आबादी वाला शहर है। और जो जैसा कि हाल के आंकड़े में अभी हाल फिलहाल में देख रहा था कि 2035 तक इस शहर की आबादी करीब 33 लाख होने जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि सिर्फ 33 लाख आबादी पटना शहर की हो रही है, उसके साथ साथ एक और जो जुड़ी हुई समस्या है, जो चैलेंज है जिसको हम कह सकते हैं चुनौती, वो ये है कि अगर आप पूरे अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को देखें हमारे प्रदेश में ही, तो अकेला 43% अर्बनाइजेशन जो है वो एक शहर पटना का है, और बाकी में आपके जो दूसरे शहर हैं उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है उस रफ्तार से। तो एक शहर पे बहुत ज़्यादा बोझ है, और बाकी शहरों में उतनी क्षमता नहीं है कि वो अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के बोझ को, उसकी सुविधाओं को, जन सुविधाओं को, जिसमें रोड, सड़क, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, उसके तहत, तो उसको वो मुहैया करा सकें, उसमें अभी वो चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो अब शहर बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन चूँकि पूरी दुनिया का हो रहा है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, और जैसा कि हमने
पहले बताया तो पूरे देश का हो रहा है और प्रदेश का भी हो रहा है। अब जब प्रदेश का इस रफ्तार पे अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, तो चुनौतियां बढ़ेंगी आपके सामने। बिल्कुल। तो बढ़ेंगी तो फिर आपको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और वहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो मैं अकेला डिज़ाइन इंटरवेंशन की बात नहीं करता, चूँकि डिज़ाइन एक इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एक अप्रोच है। जी। तो मैं बात करता हूँ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये तीनों की एक साथ मिला के बात करता हूँ। तो डिज़ाइन आपको एक क्रिएटिव तरीके से अपनी समस्याओं को बहुत रचनात्मक ढंग से उसके समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है या तरीका बताता है उसका। इनोवेशन उसमें जो उसके जो प्रोसेसेस हैं उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर कैसे आप सुधार ला सकते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि जैसे सड़कों पे भीड़ हो रही है, तो भीड़ होना एक समस्या है। अब भीड़ को हम रोक कैसे सकते हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है पैंडेमिक ने सिखाया ही हमें। जी जी। ये सिखाया कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप इमोबाइल होके भी अपना काम कर सकते हैं। यानी आप घर के अंदर से भी डॉक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं, जी जी। पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी कर सकते हैं। तो सड़कों पे भीड़ तो कमेगी आपकी। बिल्कुल। तो सड़कों पे अगर आपकी भीड़ कम रही है तो आप एक ढंग से उसी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। ऑफिस के टाइम्स अगर आप अलग अलग कर दें, स्टैगर कर दें जिसको कहते हैं, जी जी। तो सड़कों पे भीड़ आपकी घटेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से आप उसको सुलझा सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन अप्रोच हुआ। इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि उस प्रक्रिया में आप सतत जो है कुछ सुधार ला रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं उसको सॉल्व करने के। और टेक्नोलॉजी का जो सवाल है वो आपको वो ताकत देता है। जी जी। वो ताकत देता है जिसकी मदद से, वो टूल्स देता है, वो इक्विपमेंट देता है, वो प्रोसेस देता है जिसकी मदद से आप इन सारी चीज़ों को संचालित कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इन तीनों की जो तिकड़ी बनती है, ट्रायड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मिला करके हम काफ़ी बेहतर काम कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को दूर करने में। ये मेरी अपनी सोच है इसके बारे में। जी सर। मेरी चीज़ जैसा कि आपने अभी बताया कि जो डिज़ाइंस होते हैं वो एक सोच है, इनोवेशंस अगर उसमें आ जाए, टेक्नोलॉजी का मिलाप हो जाए तो ये एक अच्छी अर्बनाइजेशन के में योगदान देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर अपने बिहार के, अपने राज्य की बात करें तो बिहार हमारा उन राज्यों में आता है जहाँ पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इस पे उसके कुछ अपने ऐतिहासिक कारण भी हैं। चूँकि हम देखिए करीब करीब, वैसे तो हम हैं पूर्वी भारत का हिस्सा हैं, लेकिन ये जो गैंजेटिक प्लेन है, जो बेसिन वाला इलाका है, जो प्लेन वाला इलाका है, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, उसके इलाके, यहाँ अगर आप देखें कल्चरली, सोशली, सोशोलॉजिकली भी अगर आप देखने जाएं तो ये सेटलर्स की जगह थी। यहाँ से लोग बाहर कम निकले और जो आया वो सेटल कर गया, यहाँ पे स्थापित हो गया। अगर आप इसी को गुजरात के साथ कंपेयर करेंगे या महाराष्ट्र से करेंगे या जो हमारे समुद्र वाले के किनारे वाले जो प्रदेश हैं, प्रांत हैं भारत के, तो वहाँ कल्चरली वो डिफरेंट है। इसलिए कि गुजरात में विशेष रूप से अगर मैं कहूँ, जहाँ का मुझे लंबा अनुभव रहा है 25 साल से ऊपर का, तो लोग बाहर निकलते रहे क्योंकि उनको सी रूट मिला हुआ था, वहाँ से वो समुद्र के रास्ते बाहर जा सकते थे, तो वो निकलते रहे। तो और हमारे लिए ये हुआ कि हमको यहाँ पे सेटल करना था, तो हमारी जो एक एग्रेरियन सोसाइटी रह गई, सेटलर्स की सोसाइटी रह गई, तो पूरे समाज का जो स्वरूप था वो एग्रेरियन ज़्यादा था और इंडस्ट्रियल और मर्केंटाइल जिसको कहते हैं, बिजनेस करने वाला, उस किस्म का रहा नहीं कभी। अब अर्बनाइजेशन के साथ होता यूँ है कि अर्बनाइजेशन जब होता है तो वो उसका जो आधार होता है वो इंडस्ट्रियल ज़्यादा होने लगता है, वो इकोनॉमिक ज़्यादा होने लगता है। तो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक होने की वजह से वो जो क्लैश है अभी जो हम फेस कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन है, ये बदलाव हो रहा है, लेकिन उस बदलाव में जिस रफ्तार के साथ हमको उसको कैचअप करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो करना पड़ेगा। तो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन सोसाइटी की तरफ बिहार का, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और शायद यही बहुत बड़ी समस्या है कि एक बार फिर मैं आंकड़ों का जिक्र करना चाहूँगा कि चूँकि वो हमारे शहर उतने रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उतनी लोगों को आजीविका के साधन नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं, और वो बिहार से समझिए करीब करीब 1000 में 565
का आंकड़ा जो मैंने लास्ट देखा था, इतने लोग बाहर जाते हैं। जी जी जी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये अर्बनाइजेशन के ही अलग अलग पहलू हैं और इनको बहुत ही गंभीरता से बैठ के विचार करके हमको इनको जी सुलझ। डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो ये बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी बहुत कम है। और पहले कहते कि पहले बिहार के गांवों से लोग उठकर पटना में आते थे आउट अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब वो आउट माइग्रेशन हो रहे, वो दिल्ली मुंबई जाना प्रेफर करते हैं। तो क्या मूल कारण है इसके? बड़ा विचारणीय प्रश्न है आपका जी। देखिए, जो अर्बनाइजेशन के जो दो पहलू हैं जिसकी वजह से शहरीकरण होता है और शहरीकरण तेज़ी से होता है, तो उसका एक तो नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, यानी जनसंख्या की वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसमें, और दूसरा होता है उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि एक उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सिटीज़ आर द मैग्नेट ऑफ पॉवर्टी, यानी वो गरीबी को आकर्षित करती है। तो यानी जो कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं वो जाना चाहते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको आजीविका मिल सके। तो आजीविका की तलाश में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, खास करके गांवों से शहरों की तरफ भागते हैं, तो वो अर्बनाइजेशन को की परिस्थिति पैदा होती है। तो मुझे लगता है विगत कुछ सालों में चूँकि रूरल इकोनॉमी जो है भारत की, सिर्फ बिहार का ही सवाल नहीं है, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी, और शहरी अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत हुई है। मैं अभी फिलहाल उस पर आंकड़े नहीं दूंगा, पर इतना बता सकता हूँ मोटे तौर पे कि शहरी अर्थव्यवस्था, कुछ शहर मिलके पूरे देश का इंजन बन चुके हैं, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो अब लोग का जो नेचुरल जो इंक्लिनेशन होगा, जो रुझान होगा, वो शहरों की तरफ से ही होगा। तो इसलिए चूँकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत हो नहीं सकी, तो बिहार से लोगों का पलायन हुआ। और पलायन हुआ और बड़ी तादाद में महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में बिहार के श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैं बार बार लिखता भी रहता हूँ उनके बारे में अखबारों में, और अलग अलग इस पर चर्चा भी करता हूँ। तो वो निकल के जाते हैं। अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी पैटर्न समझने की बात है कि अगर आप घर से निकल ही गए तो अब आप टियर 2, टियर 3 सिटी जो होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ आप जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप पसंद करेंगे हमेशा बड़े शहरों की तरफ, जहां आपके लिए रोजगार के ज़्यादा बड़े साधन हों। अब एक और अनुभव मैं इसके साथ साझा कर दूं आपके लिए। जैसे मैं अब गुजरात का अनुभव शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे गुजरात के भाई बंधु जो हैं विदेशों में बसे हुए हैं, अमेरिका और यूके और कनाडा और तमाम, और अफ्रीका में तो बहुत, गांधी जी भी गए थे खुद, और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ बसे हुए हैं। तो उनके लिए आउट माइग्रेशन का मतलब विदेश होता है। और हमारे लिए जो ये पहली दूसरी पीढ़ी है शायद, जैसा कि मेरा अनुभव है, वो हालांकि वैसे तो हम देखे नहीं जाएं तो मॉरिशस और सूरीनाम में भी लोग गए थे वो, लेकिन वो गए अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अंग्रेज उनको लेके गए थे। अब लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो हमारी बिहार की जो पहली जनरेशन है बिहारियों की, वो भारत के बड़े शहरों में जा रही है, और दूसरी जनरेशन जो है, जो वहाँ सेटल होके वेल ऑफ हो गई है, अब वो विदेशों का रुख कर रही है। तो ये प्रोसेस है, चूँकि इसी प्रोसेस से अर्बनाइजेशन बढ़ता है, ग्रो करता है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि क्या वैसी परिस्थितियाँ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और दूसरी परिस्थितियाँ हम अपने शहरों में पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर हम वैसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकें तो मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी संख्या में जो आउट माइग्रेशन होता है उसको हम रोक सकते हैं और अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये एक सोचने का विषय है, बिंदु है। जी। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि शहर को सुंदर ही नहीं, साफ सुथरा भी रखना है, तो किन किन चुनौतियों का, डिज़ाइंस को, इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजी को इनमें सामना करना पड़ता है, या किस तरीके से ये ट्राई और हेल्प करते हैं इन समस्याओं को ओवरकम करने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये मुझे लगता है सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, पूरे भारत और कमोबेश जो साउथ एशिया के भी में भी बहुत सारे देश हैं, उनकी समस्या है। अर्बन एस्थेटिक्स एक विषय है, एक एस्पेक्ट है शहरों का जो सौंदर्य है। तो अर्बन एस्थेटिक्स पे थोड़ा हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ध्यान है, वो थोड़ा कम गया है उसकी तरफ।
और शहरों को हमने बहुत कैजुअल होकर हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये फ़र्क मैं देखता हूँ जब मैं विदेश जाता हूँ, विदेश के शहरों को देखता हूँ, तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे मेरा ध्यान जाता है कि लोगों का जो जुड़ाव है अपने शहरों के एस्थेटिक्स के साथ वो बड़ा गहरा है वहाँ पे। आमतौर पे वो जो उनके पार्क्स हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी स्ट्रीट्स हैं, उनको वो गंदा नहीं करते हैं, आमतौर पे वैंडलाइज नहीं करते हैं। मैं हालांकि ग्राफिटी लिखने का जो परंपरा है दीवालों पे, वो यूरोप में बहुत ज़्यादा है। वो लोग रात में लड़के आके लिख के भाग जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन आमतौर पे वो एक साफ सुंदर स्वच्छ उसको मेंटेन करते हैं। अब इसकी तरफ हमारा ध्यान अर्बनाइजेशन में ये एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए कि अर्बन एस्थेटिक्स कैसे इंश्योर करें, क्योंकि अगर वो शहर सुंदर है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी वजह है कि आप वहाँ पे रहना चाहें। बिल्कुल। तो उसके लिए आप सिर्फ ये नहीं है कि आप प्लांटेशन कर दें और दीवालों को रंग दें, बल्कि आप ये भी देखें कि जो बड़े बड़े अननेसेसरी होर्डिंग्स और बैनर्स और ये जो सालों साल लटके रहते हैं और झूलते रहते हैं, उनको हटाने की भी कोई फिक्र नहीं करता। ऊपर से जो ओवरहेड वायरिंग घूमती रहती है, केबल्स घूमते रहते हैं, उनको भी कोई हटाने की जहमत नहीं करता। तो इससे जो पूरे शहर का जो क्लटर है वो बढ़ जाता है। और डिज़ाइन का एक जो फंडामेंटल एक वन ऑफ द व्यूज़ है वो ये कहता है कि डिज़ाइन इज़ क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, यानी कि जहाँ पे क्योस है उसको आप हटा देंगे और ऑर्डर को रिस्टोर कर देंगे तो उसमें डिज़ाइन दिखने लगेगी, तो वहीं पे सौंदर्य भी दिखेगा। तो ये जो बहुत सारा क्योस हमने शहरों में मचा के रखा है, मैं थोड़ा सा बेबाक होके थोड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सारा क्लटर हमने शहरों में मचा के, वो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, दिल्ली में भी है और दूसरे शहरों में भी है। उसको अगर हम दूर करें तो हमारे शहर फिर भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये अर्बन एस्थेटिक्स के लिए सरकार, पॉलिसी मेकर्स और साथ में जो सिटीजन्स हैं, इन तीनों को इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अर्बन एस्थेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत का जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, उनका जो एक पूरा उनकी एक सोच है, बड़ी अच्छी सोच है, उसका एक हिस्सा होना चाहिए इसको। एक सेइंग है, आप कह सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इज इमोबिलिटी, और इसका जीता जाता एग्जांपल हमने इस पैंडेमिक में देखा कि किस तरीके से हम घरों में भी रह के मोबिलिटी को अपना सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ, ये दरअसल बहुत एक इंटरेस्टिंग एक वाकया था, मतलब जो मेरे नज़रों से हाल के दिनों में गुजरा, जब मैं ऑटोमोबाइल डिज़ाइन वगैरह के बारे में कुछ शोध कर रहा था। तो किसी ने प्रश्न किया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी का भविष्य क्या है। तो किसी ने, जो उस पर एक डिज़ाइन थिंकर थे, जो डिज़ाइनर थे, उन्होंने कहा कि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इज़ इमोबिलिटी। अब ये बड़ा पहली जैसा लगता है सुनने में। तो पहली कि अगर आप इमोबाइल हो गए तो फिर मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आप एक जगह स्थापित हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पैंडेमिक ने इस बात को स्थापित कर दिया, ये उस पीरियड में जब हम सारे लोग घरों के अंदर बंद हो गए। बंद तो हो गए, लेकिन हमारे काम फिर भी करीब 75%, 50% वैसे ही चलते रहे जैसे चलते थे। यानी कि हमने डॉक्टरों से भी संपर्क किया ऑनलाइन। हमने कुछ दिनों के बाद बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर दी स्कूल कॉलेज में। हम लोगों ने खुद पढ़ा है, पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई हुई। बच्चे हमारे पास नहीं आए, स्टूडेंट्स नहीं आए, टीचर उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास आप नहीं गए, डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट फिक्सअप की और बात कर ली इंटरनेट के माध्यम से। ई कॉमर्स के माध्यम से आपने सारे सामान बिग बास्केट से लेकर के और तमाम इन सब चीज़ों के माध्यम से आपने मंगा लिया। तो आप तो इमोबाइल हो गए, लेकिन फंक्शन आपका नहीं रुका, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं पे जाके नहीं रुकी। तो उस नज़रिए से देखने जाइए तो ये जो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए हम सड़कों पे उतर जाएं और सड़कों पे हम चलने लगें, गाड़ियाँ निकाल लें और बसों में बैठ जाएं। ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो सर्विस मुझे चाहिए तो सर्विस मेरे पास कैसे चली आती है, कैसे आ सकती। तो इसको मुझे लगता है ये इसके पीछे एक पूरी एक डिज़ाइन है, एक प्रॉपर डिज़ाइन है, उसके एक सिस्टम्स लेवल इंटरवेंशन हम कहते हैं। तो वो उसको हम डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करते हैं तो फिर हम इमोबाइल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा काम चलता रहा। जी सर। और जो स्मार्ट सिटीज़ की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी की अपनी योजनाएं हैं, बड़ी भविष्य को देखने वाली योजनाएं हैं और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। तो स्मार्ट सिटी का जो एक बड़ा मॉडल है जिसकी हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन के अंतर्गत, तो
तो उसमें भी ये सारी बातें कही गई हैं कि ज़रूरत नहीं कि हर समय आप हर काम के लिए बाहर निकलें, बिल्कुल वो सर्विस आपके पास पहुंच जानी चाहिए। जी जी तो स्मार्ट सिटी के स्मार्टनेस का वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ये भी है। बिल्कुल तो ये एक नया पहलू है जिससे हमको रूबरू होना पड़ेगा। और पैंडेमिक ने एक वैसा परिदृश्य खड़ा किया, एक ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया जिसमें हमने सीख लिया ये जी। कि इमोबाइल होके भी हम मोबाइल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अपने घरेलू काम और अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा खुद को हम कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल, हमने हाँ। इस पैंडेमिक में एंटरटेनमेंट से लेके योगाभ्यास से लेके जी। सारी चीज़ें हमने जी। सीखी। उसी दौरान हमारी, अगर हम गार्डन में जाके या सड़कों पे जाके साइकिलिंग नहीं कर रहे थे, योगाभ्यास नहीं कर रहे थे, तो घर में हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें तो बदली। एक नया समाज पैंडेमिक के बाद का, पोस्ट पैंडेमिक एक नया कल्चर इवॉल्व हो गया। और इसके पीछे भी एक समझिए कि डिज़ाइन ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है कि उस पूरे सिस्टम को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जी उसको इनोवेट भी किया गया है बिल्कुल। काफ़ी हद तक। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जीवन रुका नहीं, बिल्कुल जीवन सर। चलता रहा। जी सर, अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें तो हमने सुना है कि यू लव टू बी सोशलाइज, और जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं हर रोज़ आपको नए लोगों से मुलाकात होती है, जी। कंट्री के भविष्य जो बच्चे उनसे आप मिलते जुलते हैं। तो किस तरीके से आपने अपने शौक को प्रोफेशन में लाया या अपना योगदान दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, टू बी वेरी मॉडेस्ट, वैसा कोई योगदान तो अभी मैं करना चाह रहा हूँ, अभी वो सीमा पहुँची नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि एज ए टीचर जब मैं इन्वॉल्व होता हूँ लड़कों के साथ, और उसमें पूरे भारत से बच्चे आते हैं हमारे पास। जी, जी। और चूँकि देश से बाहर भी जाता हूँ तो बाहर के बच्चों को भी पढ़ाए, तो मुझे लगता है कि ये जो नई जनरेशन है, खास करके भारत के अंदर में किसी भी प्रांत से आ रहे हैं, वो बिहार के हों, महाराष्ट्र से हों, तमिलनाडु से हों, कहीं से भी हों, उनके अंदर एक बड़ा जज्बा है कुछ नया कुछ कर गुजरने का। जी और बड़े एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं बच्चे। जी जी और ये हमारी जनरेशन में इतने एक्सपेरिमेंट्स हम शायद नहीं कर पाते थे। हमारे लिए प्रोफेशंस के भी चॉइसेस बहुत लिमिटेड थे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, या प्रोफेसर बन जाएं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाएं। आज मैं देख रहा हूँ जो लड़के हैं वो एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के और डिज़ाइन के फील्ड में घुसना चाहते हैं, मेडिकल पढ़ के, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के डिज़ाइन के फील्ड में घुसना चाहते हैं। और ऐसे ही बायो और नए विषयों से जो बिल्कुल लगता है बिल्कुल अलग है, और उसके बाद वो नए विषयों के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग दौर है जिसमें हमारे जैसे लोगों का जो रोल है, जो टीचर्स हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि उनको पढ़ाना है, बल्कि उसके लिए उनको तैयार भी करना है, बिल्कुल, ताकि वो वी शुड बी इन ए पोजीशन टू मेक देम फ्यूचर रेडी। बिल्कुल जी कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो आसान नहीं है, और उसको किसी एक नज़रिए, एक स्किल सेट से आप पूरा नहीं कर सकते। तो आपको मल्टीपल स्किल सेट्स की ज़रूरत है, और उसके लिए एक चैलेंज लेने की जो प्रवृत्ति है वो पैदा करना पड़ेगा, वो एंटरप्राइज। तो वो अभी के बच्चों में है, और मुझे लगता है कि वही कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। मिहिर जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इनोवेटिव होते गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को वो कन्फाइन भी करते जा रहे हैं। तो चलते चलते आप उन आज की युवाओं को क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप चैलेंज लें, अपनी क्षमताओं को समझें बहुत सही ढंग से। अब चैलेंज लेने का मतलब, जब मैं कहता हूं कि चैलेंज आप लें, अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे चैलेंजेस ले लें जिसको कि आप पूरा ना कर सकें। आप उसके लिए चैलेंज लेने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप खुद अपनी क्षमताओं को समझें कि आप क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है ये सोचना, भारत के युवाओं के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि देश ने हमको क्या दिया, हम देश को क्या दे सकते हैं। तो ये बहुत एक जरूरी है। मिहिर जी, आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया और कई अच्छी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर मिहिर भोले, NIT अहमदाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को हमारे प्रोग्राम का बहुत ही मतलब इंतज़ार रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी आपके खत का और आपके सुझाव का इंतज़ार रहता है। तो कैसा लगा आज का हमारा कार्यक्रम आपको, उसके लिए ज़रूर अपने सुझाव लेके, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा email है director dd के patna@gmail.com।